Hello and welcome to Bimochan IAS. This is the series of geography optional and we are discussing geomorphology, which is module 2 of our series. This is the continuation of our last class where we were discussing the slope development. आज की क्लास में हम लोग मॉडल्स ऑफ वुड और हैक देखेंगे। हाँ, कई लोग बोलेंगे कि अरे सर ये तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, कभी वुड के बारे में और हैक के बारे में पूछा ही नहीं गया है। हम लोगों ने इससे पहले डेविस, पेंक, एलसी किंग, इनके मॉडल्स को डिस्कस किया जो कि हम लोगों के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं। अब आप बताओ फ्यूचर में और क्या पूछ सकते हैं। एलसी किंग के बाद सीधे वुड ही तो आएंगे जो कि हैक की आज की लेटेस्ट थ्योरी का प्रिकर्सर्स है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों को वुड और हैक को भी थोड़ा सा टच करना पड़ेगा। अगर नहीं भी आता है तो आपको एलसी किंग और पेंक के में जब आप क्रिटिसिज्म लिखोगे तो तब भी इसके अंदर आप अपनी लाइंस डाल सकते हो। तो इसीलिए अपन लोग इसको डिस्कस करेंगे और जितना भी हम लोगों के मिसलेनियस टॉपिक्स हैं इस स्लोप डेवलपमेंट के अंदर आज हम पूरा का पूरा फिनिश करेंगे। तो ये लास्ट वीडियो होगी अपनी। भाई आज का टॉपिक क्या है अपना, स्लोप डेवलपमेंट, वुड एंड हैक थ्योरी। ठीक है, सिलेबस देख लो। तो ये आप लोगों का जो रेड वाला है वो कंप्लीट हो चुका है। ये जो ग्रीन वाला है वो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ अपने अलग अलग वीडियोस के साथ। जैसे अब जो नेक्स्ट जब चैनल मॉर्फोलॉजी के बारे में अपन लोग जब देखेंगे तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, इरोजन सरफेसेस के बारे में और देख लेंगे। इससे पहले हम लोगों ने साइकिल ऑफ इरोजन्स के टाइम पे अपन लोगों ने ये देख लिया था। आज का जो हमारा वीडियो है वो है स्लोप डेवलपमेंट के ऊपर। तो और एक्चुअली ये जो है 2.5 आवर्स का पूरा एक वीडियो होना चाहिए था, लेकिन विद द लिमिटेशंस ऑफ द यूट्यूब हम लोगों ने क्या किया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जो लोग ये वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो इससे पहले वो 2 वीडियो और देख लें और अगर ट्राई करें कि वो तीनों के तीनों वीडियो एक ही दिन में आप फिनिश करो। क्यों, कॉपी की एक ही है और आपका टाइम भी बचेगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि 3 दिन में करना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को थोड़ा क्विक टाइप से निकालना है तो आप एक एक वीडियो एक एक दिन में देख सकते हैं। ठीक है, चलो देखो PYQ में आप लोग देखोगे कि डेविस और पेंक का आपके पास डायरेक्ट पूछा गया है, एलसी किंग का डायरेक्ट पूछा गया है, किंग का ही पेडिपिलिनेशन के बारे में पूछा गया है और एक ये क्वेश्चन है जिसके अंदर उन्होंने बता दिया कि सारे के सारे लिमिटेशंस पूछ ली हैं स्लोप मैनेजमेंट के ऊपर, जितनी भी है कि नहीं है। स्लोप एनालिसिस की स्लोप मैनेजमेंट के ऊपर लिमिटेशंस पूछ ली हैं इस तरीके से। अब बताओ फ्यूचर में अगर मैक्सिमम पूछेगा भी, देखो इससे पहले हम लोगों ने ये सब तो कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोगों को ये दिख रहा है ये रैंडमाइज तरीके से पूछते हैं। जैसे 2012 में बोश और हेल्डन का पूछ लिया था। ठीक है, जो मैं अब बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि रैंडमाइज है। अब रैंडमाइज किस तरीके से कर सकते हैं, ओनली सिर्फ जाना से ना वुड का पूछ सकते हैं या हैक का पूछ सकते हैं, वही तो सबसे ज़्यादा है और कुछ तो है नहीं है। और नॉर्मली आज के प्रेजेंट सिनारियो में भी वही सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं नॉर्मली। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आज के टाइम पे, मतलब इस समझाने में कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन कॉम्प्लिकेशंस के कारण डेविस और पेंक को ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग ने ये डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक चीज़ और, लास्ट का जो वीडियो मेरा जो था M2 क्लास 29, इसका मैंने थंबनेल यहाँ पर डाल रखा है, जो टॉपिक 17B था उसके अंदर मैंने थ्योरीज काफ़ी बताई थी और मैंने हैंडमेड डायग्राम्स भी एक्सप्लेन कर दिए थे पेंक के और किंग के। ठीक है, तो जब मैं पेंक की बात करूँ तो ये सविंदर सर की बुक है। ठीक है, सविंदर सिंह की बुक है। तो इसके अंदर ये डायग्राम मिला था, ये काफ़ी अच्छा डायग्राम है। तो ट्राई करो कि इस तरीके से डायग्राम बनाओ। मैंने भी हैंडमेड डायग्राम इसी तरीके से आप लोगों को बना के बताए थे कि नीचे से किस तरीके से पैरेलल रिट्रीट हो रहा है। तो इससे अपन लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आती है। चाहो तो आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप अपने हाथ से बना लो इस तरीके से, तो आपके तीनों स्टेप्स मिल जाएंगी। तो पैरेलल रिट्रीट, स्लोप रिप्लेसमेंट ऑफ द पेंक, किसने, डब्ल्यू पेंक ने, RJ स्मॉल ने इसको क्या किया, मॉडिफाई कर दिया धीरे धीरे करके। ठीक है, मैंने बताया था कि अपवर्ड डाउनवर्ड्स, डाउन वेस्टिंग क्या होती है, अप वेस्टिंग क्या होती है, बैक वेस्टिंग क्या होती है। तो बस यही हो गई, ये डाउन वेस्टिंग हो गई, ये क्या हो गई, ये बैक वेस्टिंग हो गई। स्लोप इस तरीके से शिफ्ट होते हुए फील हो रहा है ना आप लोगों को। तो ये हो गया, ये किसका है पेंक का। सेकेंड इज ये है अपना एलसी किंग का। किसका है, एलसी किंग का। तो वहां पर भी आप इस तरीके से डायग्राम बना के आ सकते हो। समझ में आई ना ये वाली बात, इसीलिए ये चीज़ मैंने लिख ली। एक छोटी सी चीज़ और है, डेविस, पेंक और अगर आप उसके अंदर एलसी किंग का डायरेक्ट अगर आप डिफ्रेंशिएशन करना चाहो, डिफरेंट करना चाहो तो आप किस तरीके से कर सकते हो। लास्ट का ही वीडियो का थोड़ा सा जो बचा था, मुझे लगा था कि ये और इम्पोर्टेंट है तो ये आप में करा देना। कल मैंने कराया नहीं था लेकिन आप ये चीज़ें
अपने पास नोट्स बना के रखो। जैसे फॉर एग्जांपल डेविस, इसने क्या किया, डेविस ने बोला कि साइकिल जो होती है वो स्टार्ट होती है फ्लैट प्रोडक्ट से। दैट मीन्स आप लोगों का पहले एक क्या होगा, एक फ्लैट सरफेस होगा, वहां पर आप लोगों की स्टार्ट होगा, अपलिफ्टमेंट होगा, उसके बाद आपका इरोजन स्टार्ट होगा। तो बस साइकिल स्टार्ट विद द फ्लैट प्रोडक्ट। पेंक ने बोला था कि जो साइकिल जो स्टार्ट होगी ना वो फीचरलेस सरफेस से होगी, जिसको हम प्राइमा रफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमा रंप बोलते हैं। मैंने कल आप लोगों को बताया था इसके बारे में। और जो किंग ने बोला था, इसने बोला था कि हमेशा जो साइकिल स्टार्ट होती है वो हिल पर होती है। कहाँ पर होती है? हिल स्लोप पर होती है। दैट मीन्स डेविस और पेंग जो बोल रहे हैं वो फ्लैट प्रोडक्ट पर बोल रहे हैं, और जो किंग बोल रहा है वो हिल पर बोल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डेविस का जो एंड प्रोडक्ट था वो था पेनेप्लेन। पेंग का जो एंड प्रोडक्ट था वो था पेनेप्लेन। बट जो एलसी किंग का जो एंड प्रोडक्ट था वो था पेडिप्लेनेशन। क्या था? पेडिप्लेनेशन। डेविस में साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, उन्होंने बोला कि एक साइकिल कंप्लीट हो गई, बस आपका पूरा हो गया, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पेंग ने बोला कि नहीं, ये पॉलीसाइक्लिक है, मतलब बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा साइकिल्स हो सकती हैं, बीच में हिंडर कर सकती हैं उस चीज़ को। एलसी किंग ने भी पॉलीसाइक्लिक को सपोर्ट किया। ऐसे ही डेविस ने बोला कि लैंडफॉर्म जो है वो डेवलप होते हैं इन फॉर्म ऑफ स्लोप डिक्लाइन। ठीक है, मतलब वही डाउन वेस्टिंग, ये कीवर्ड्स हैं, याद रखना, डाउन वेस्टिंग। तो दैट मीन्स आप लोगों का स्लोप जो होगा वो डिक्लाइन होगा, है कि नहीं। और जो पेंक है उसने बोला कि नहीं, ये यहाँ पर स्लोप रिप्लेसमेंट होता है। मैंने बताया था वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, और नीचे वाला जो है स्पीड थोड़ी सी कम होती है इरोजन की, ऊपर वाले के इरोजन की स्पीड ज़्यादा होती है, इसी के कारण इसको बोलते हैं स्लोप रिप्लेसमेंट। और जो एलसी किंग है उनने बोला कि नहीं, पैरेलल रिट्रीट होता है। दैट मीन्स ये क्या होगा, पैरेलली तो रिट्रीट हो रहा है। देखो ये पूरा का पूरा इस तरीके से कटता जा रहा है, तो इसका जो स्लोप एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा पूरा का पूरा, और आप लोगों का क्या बनता जा रहा है, पैरेलल रिट्रीट होता चला जा रहा है वो उस तरीके से। नेक्स्ट इज इरोजन और द लैंडफॉर्म डेवलपमेंट स्टार्ट्स ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द अपलिफ्टमेंट प्रोसेस। डेविस ने यही तो बोला कि भाई पहले अपलिफ्टमेंट होगा, उसके बाद आप लोगों का इरोजन स्टार्ट होगा लैंडफॉर्म का। और पेंग ने इस चीज़ का क्रिटिसाइज किया और बोला कि नहीं, इरोजन और अपलिफ्टमेंट जो होते हैं वो एक साथ वर्क करते हैं। एलसी किंग, चूंकि एलसी किंग डेविस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, तो इनने क्या किया, इनने बोला कि नहीं, जो डेविस बोल रहे हैं वही सही है, कि जो अपन लोगों का जो इरोजन स्टार्ट होता है वो अपलिफ्टमेंट के बाद ही होता है। तो उनने बिल्कुल डेविस वाली बात ही बोल दी, रिपीट कर दी। नेक्स्ट इज मेजर लैंडफॉर्म होंगे, डेविस ने बोला कि जो फीचर इसमें क्या होगा, मेजर लैंडफॉर्म एक फीचरलेस प्लेन होंगे, और जो होंगे शेप वी और यू शेप वैली बनेंगी, फ्लड प्लेन्स बनेंगे, मिएंडर्स बनेंगे, पेनी प्लेन बनेंगे, और भी ऐसी ऐसी चीज़ें बनेंगी। ठीक है। अब पेंक ने बोला कि जो मेजर लैंडफॉर्म्स होंगे ना, उसके अंदर आप लोगों का प्राइमा रंप होगा। बस वही मैंने बताया कि स्टार्टिंग वाला तो प्राइमा रंप होगा, फिर इंसल वर्ग होंगे, एंडो रंप होंगे, और पेडी प्लेन होंगे। अब ये क्या होता है प्राइमा रंप जो होता है, साइकिल स्टार्ट होने से पहले का जो हम लोगों के पास प्लेन है उसको हम लोग प्राइमा रंप बोलते हैं। फिर साइकिल स्टार्ट होने के बाद जैसे जैसे आप लोगों का इरोजन हो जाता है, तो जो रिमेनिंग चीज़ें मिलेंगी, तो अब जो अपना डेविस था वो क्या बोलता था कि वो जो रिमेनिंग जितना भी हम लोगों को मिला हुआ है उसको वो क्या बोलता था डेविस, वो उसको बोलता था मेंडानॉक्स। क्या बोलता था? मेंडानॉक्स, मोंडेनॉक्स। ठीक है। और जो पेंक थे वो उसने बोलने लगा कि नहीं, इसको बोलते हैं इंसल वर्ग। ठीक है। तो ये बस जो डेविस मोंडानॉक्स बोल रहा था वही चीज ये जो पेंक है उसको वो इंसल वर्ग बोलने लगा। बट हाँ, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो जाएंगी। इसी के साथ साथ एलसी किंग ने भी फीचर्स जो बताए, और पेडिप्लेन तो आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों की साइकिल एंड होने से एग्जैक्ट पहले की जो आप लोगों की कंडीशन बनेगी उसको पेडिप्लेन बोलते हैं। ठीक है। नाउ एलसी किंग ने जो बताया कि जो मेजर लैंडफॉर्म्स होंगे वो क्या होंगे, पेडिमेंट्स होंगे और पेडिप्लेनेशंस होंगे। समझ में आई ये वाली बात। नेक्स्ट, डेविस ने बोला कि इसके अंदर 3 फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम, जो मैं स्टार्टिंग से बोलता हुआ चला जा रहा हूँ। ठीक है। और जो पेंक ने बोला कि भाई रेशियो बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ द एंडोजेनेटिक प्रोसेस और एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। दैट मीन्स एंडोजेनेटिक प्रोसेस क्या करेंगे आप लोगों की,
अपलिफ्ट होने में मदद करेंगी, और जो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस होंगी वो आप लोगों को इरोड करने में मदद करेंगी। दैट मीन्स इरोजन और अपलिफ्टमेंट का इंटीग्रेशन ही तो है। वो यही तो देख रहा है कि जिस हिसाब से आपका, अगर मान लो आप लोगों का अपलिफ्टमेंट ज़्यादा हुआ, दैट मीन्स आप लोगों का जो स्लोप एंगल होगा वो आप लोगों का इंक्रीज होगा, दैट मीन्स आप लोगों का पीक बढ़ेगा। और अगर आप लोगों का इरोजन ज़्यादा होगा तो दैट मीन्स आप लोगों का स्लोप एंगल घटता चला जाएगा। तो वही यही तो चीज़ें चल रही थी अपन लोगों की इसके अंदर, यही वही तो चीज़ है। देखो जो प्रोफाइल बन रही है समय के साथ साथ, है कि नहीं है, ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट इज एल सीकिंग। इस एल सीकिंग ने तो मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि क्लाइमेट पर पूरे के पूरे इसने फोकस किया था। तो दैट मीन्स इसमें क्या बोलेगा कि क्लाइमेट जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा और जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट है उसके अंदर, ठीक है, क्लाइमेट इन्फ्लुएंस जो है वो निगलेक्टेड है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के अंदर। वो किसने बोला है? एल किंग ने बोला है। यूनिफॉर्म डेवलपमेंट होगी लैंडफॉर्म की हर क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर, लेकिन कहाँ पर? जहां पर वेरी कोल्ड कंडीशन होगी वहां पर, और वेरी हॉट क्लाइमेट होगा वहां पर छोड़ के। मतलब अगर आप लोगों का क्लाइमेट नॉर्मल हुआ, दैट मीन्स वहां पर क्लाइमेट का कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा आप लोगों का यूनिफॉर्म डेवलपमेंट होगा। बट अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशन हुई या बहुत ज़्यादा हॉट कंडीशन हुई, वहां पर हम लोगों का क्लाइमेट क्या करेगा? उसको इन्फ्लुएंस करेगा। समझ में आई नहीं वाली बात? नॉर्मली अब ये पुराना जो वीडियो था वो पूरी तरीके से अपना कंप्लीट हो गया। तो अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं ए वुड्स थ्योरी ऑफ द स्लोप एवोल्यूशन। ठीक है, कई लोग बोलेंगे कि मैं फालतू पढ़ रहा हूँ, नहीं ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो आर्थर वुड ने 1942 के अंदर एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था डेवलपमेंट ऑफ द हिल साइड स्लोप। क्या? डेवलपमेंट ऑफ द हिल साइड स्लोप। जिसने चैलेंज किया जो पुरानी जो साइकिल्स थी जैसे डेविस की, पेंक की, और इंट्रोड्यूस किया प्रोसेस रिस्पॉन्स मॉडल। क्या? प्रोसेस रिस्पॉन्स मॉडल। याद रखना इस चीज को। कौन सा मॉडल? प्रोसेस रिस्पॉन्स मॉडल। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं आप लोगों को, जिससे आप लोगों को ये बनाने में हेल्प मिलेगी। वेट, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, तो जब आप वो बनाओगे तो आप लोगों को हेल्प मिलेगी। नोट्स में इस तरीके से हाईलाइट कर लेना, प्रोसेस रिस्पॉन्स मॉडल। ये हो गया आप लोगों का हाईलाइट, ठीक है। वेट, नाउ अब देखो ये हो गया प्रोसेस रिस्पॉन्स मॉडल। इनने एम्फेसाइज किया किस चीज के ऊपर? पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप के ऊपर। किसके ऊपर एम्फेसाइज किया? पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप के ऊपर। सेकंड इज पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप। मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि भाई पैरेलली क्या होगा? बैक वेस्टिंग होगी। तो इस तरीके से क्या होगा? ये इस तरीके से कटता हुआ चला जाएगा और ये छोटा होता चला जाएगा, लेकिन आप लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई ये पीछे की तरफ आप लोगों का स्लोप बढ़ रहा है। दैट मीन्स अपने स्लोप एंगल को कांस्टेंट रखते हुए इसमें इरोजन होना, है कि नहीं? तो उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप। और सेकंड इज बैलेंस, मतलब इक्विलिब्रियम बनाएगा किसके बीच में? वेदरिंग और ट्रांसपोर्टेशन के बीच में। इसने ये एम्फेसाइज किया। तो दिमाग में रखना ये दो चीजों को और फोकस करता है, पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप और बैलेंस ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन वेदरिंग एंड द ट्रांसपोर्टेशन। इसका मॉडल जो है बिल्कुल कैसा है? प्रिकर्सर है। किसका प्रिकर्सर है? इसका मॉडल जो प्रिकर्सर है वो आज के टाइम की डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंसेप्ट के ऊपर है। जैसे फॉर एग्जांपल हैक का डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसेप्ट, तो उसका ये प्रिकर्सर है। इसने यही था जिसने इसका क्या किया? इवॉल्व करने के स्टार्ट किया चीज़, ठीक है। तो आज के टाइम पे जो मॉडर्न जियोमॉर्फोलॉजी है ना, उसमें इसका बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है। तो अब समझ में आया ना कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों उसको पढ़ना। इसको अपन ऐसे ही नहीं छोड़ रहे हैं। नाउ थ्योरीज ऑफ द स्लोप इवोल्यूशंस आर सेंट्रल टू द जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। जो जैसे कि जब डेविस ने स्लोप डिक्लाइन थ्योरी दी और जो पेंक ने पैरेलल रिट्रीट थ्योरी दी, इसमें क्या बोला इनने कि इसने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया इनके आइडियाज को 1942 में वुड ने, बाद में इसको डिटेल्ड में आरजे स्मॉल ने 1970 में प्रपोज किया एक कंप्रोमाइज मॉडल, ठीक है। अब देखो आरजे स्मॉल को अपन लोग अलग से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि आरजे स्मॉल जो थे ना, उनने डेविस को और पेंक का और किंग के सारे मॉडल्स को ही एनालाइज किया और सब लोगों को एक कंप्रोमाइज मॉडल बनाया। इसलिए इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो हर उसमें अपन लोग आरजे स्मॉल को देख ही रहे हैं। जितने भी अपन डायग्राम्स भी देख रहे हैं ना, उसको भी मॉडिफाई कौन कर रहा है? आरजे स्मॉल कर रहे हैं। देखो मैं अभी जैसे वाला भी वीडियो डायग्राम बनाया था, देखो ये भी आरजे स्मॉल से रिलेटेड ही है, ये भी आरजे स्मॉल का है।
इससे पहले भी हम लोगों ने जो मैक्सिमम डायग्राम जो बनाए हैं वो सब में किसका कंट्रीब्यूशन है, आरजे स्मॉल का कंट्रीब्यूशन है। 1970s में इसको किया था इनने। ना इनके कंसेप्ट में इनने स्ट्रेस किस चीज पे किया, एक तो स्लोप सेगमेंट के ऊपर किया कि किस तरीके से डेन्यूडेशनल कांस्टेंट के ऊपर किया, डेन्यूडेशनल कांस्टेंट स्लोप के ऊपर किया, और स्लोप रिप्लेसमेंट के ऊपर किया इन एक्सप्लेनिंग लॉन्ग टर्म स्लोप डेवलपमेंट। ठीक है, नाउ अब देखो कोर कंसेप्ट क्या थे। वुड ने सेलेक्ट किया क्लिफ स्लोप को, किसको, क्लिफ स्लोप को विद द फ्री फेस। अब देखो, अब जो क्लिफ स्लोप क्या होता है, मैंने लास्ट में बताया था कि ये क्या हो जाएगा, ये मेरा कॉन्वेक्स हो जाएगा, ये मेरा क्लिफ हो जाएगा, ये मेरा नॉर्मल पैरेलल हो जाएगा, और इसके बाद ये मेरा कॉनकेव हो जाएगा। दैट मीन्स ये वाला जो स्लोप है इस पर इसने एम्फेसाइज किया। ठीक है, तो दैट मीन्स क्लिफ स्लोप विद अ फ्री फेस हो गया ना, तो फॉर्म्ड टेक्टोनिकली और टेक्टोनिकली और इरोजिवली, कैसे भी बन सकता है, चाहे उठ के अपलिफ्टमेंट होके बन जाएगा, चाहे इरोजन से बन जाएगा। द फ्री फेस अंडरगोज वेदरिंग। अब ऑब्वियस सी बात है, जब फ्री फेस होगा तो वो क्या होगा, वो वेदरिंग के थ्रू, वेदरिंग होगी उसके ऊपर, डेवरीज अक्यूमुलेट एट द स्लोप फुट। डेवरीज जो होंगे वो इस स्लोप के फुट पर अक्यूमुलेट होंगी। ऑब्वियस सी बात है, जो इरोजन होगा, अगर वेदरिंग होगी तो क्या होगा, वो नीचे की तरफ आएगा। अगर जो तो मैंने बिल्कुल सीधा बना दिया, थोड़ा सा ऐसा आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, अक्यूमुलेशन नहीं होगा उसके बिल्कुल फुट, स्लोप के फुट पर, यहाँ पर अक्यूमुलेशन हो जाता है। फॉर्म्स अ कांस्टेंट स्लोप। अब आप लोगों का क्या बन गया, एक कांस्टेंट स्लोप बना दिया इसने, तो ये इसके ऊपर क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है। प्रोसेस कौन कौन सी लगेंगी, देखो प्रोसेस में होगी, ये बोल रहा है इसमें बैक वेस्टिंग होती है, क्योंकि पैरेलल रिट्रीट की बात कर रहे हैं। पैरेलल रिट्रीट जब भी आए दिमाग में लगाना कि बैक वेस्टिंग हो गई। पैरेलल रिट्रीट इसी को तो बोल रहे हैं, ये जो अपन ने किया है, तो ये क्या हो गया आप लोगों का, बैक वेस्टिंग हो गई। नाउ बैक वेस्टिंग किस चीज की कर रहे हैं, फ्री फेस की, मतलब जो पैरेलल स्लोप रिट्रीट हो रही है ना, फ्री फेस की क्या हो रही है, बैक वेस्टिंग हो रही है। दैट मीन्स अगर ये इरोड होगा, वेदरिंग होगी, तो क्या होगा, ये इस तरीके से पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा इज डाउन स्लोप रिमूवल। जो डाउन स्लोप जो होगा ना, वो रिमूवल होगा, दैट मीन्स नीचे से चालू होगा, ऑफ द वेदर्ड मटेरियल बाय स्ट्रीम्स ऑफ द ग्रेविटी, बाय स्ट्रीम्स और द ग्रेविटी। जो नीचे वाला जो होगा वो नीचे से कटना चालू होगा। ये जो डाउन स्लोप जो है वो रिमूव होगा किसके कारण, स्ट्रीम्स के कारण या फिर ग्रेविटी के कारण। ये स्लोप जो अपने लोग, अब आप लोगों को पता है कि अगर ये कॉनकेव है, नॉर्मली फ्री फेस भी होगा, तो जब यहाँ से कटना चालू होगा तो ये वाली चीज तो रिमूव होती चली जाएगी ना, धीरे धीरे अपना चेंज कर लेगी, क्योंकि नीचे क्या आ रही है, डेब्रिस आ रही है, ग्रेविटी के कारण नीचे डेब्रिस आ गई ना, डेब्रिस आ गई, या फिर इसको स्ट्रीम्स जो है वहां पर लेके आ जाएंगी, तो वो चीज हो गई। नाउ स्लोप इवोल्यूशन स्टेजेस। अब देखो डायग्राम इस तरीके से ही बना के आने एग्जाम के अंदर, इसमें मैंने वैसे नहीं बनाया है, तो जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ उस तरीके से आप डायग्राम बना के आ सकते हो। नाउ स्लोप इवोल्यूशन स्टेजेस, बिल्कुल कीवर्ड्स के साथ मैंने इसको लिखा हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ द कांस्टेंट स्लोप, देखो 4 स्टेप्स हैं इसकी कि किस तरीके से आप इसको क्या करोगे, इवॉल्व करोगे। फॉर्मेशन ऑफ द कांस्टेंट स्लोप, पहले कांस्टेंट स्लोप आप लोगों को पता है कैसे बनेगा, डेब्रिस जो है ऊपर से फ्रॉम द फ्री फेस अक्यूमुलेट्स, क्या होगा, ऊपर से जो डेब्रिस आ रही हैं वो क्या करेगी, फ्री फेस से जो डेब्रिस आ रही है वो अक्यूमुलेट होगी एक जगह पे, है ना, तो लोअर सेगमेंट क्या होगा, बिल्कुल डेब्री बन जाएगा। तो लोअर सेगमेंट ये तो डेब्रिस बन गया ना, यहाँ पे ये डेब्रिस बन गया। तो कवर्ड कांस्टेंट स्लोप, तो अब ये क्या करेगा, आप लोगों का जो कांस्टेंट स्लोप जो होगा वो उसको कवर कर लेगा। तो एक तो इससे क्या होगा, आप लोगों का कॉन्वेक्स रॉक स्लोप जो हो जाएगा वो बन सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेब्रिस आ गई, तो दैट मीन्स जो कॉन्वेक्स ही तो बनेगा, है कि नहीं है, तो बस वही चीज आप लोगों का बन जाएगा, इसके ऊपर बनेगा, इसके ऊपर, है कि नहीं है। तो ये आप लोगों का क्या बन गया, फॉर्मेशन ऑफ द कांस्टेंट स्लोप। सेकेंड स्टेज इज डेन्यूडेशन कांस्टेंट स्लोप, डेन्यूडेशनल कांस्टेंट स्लोप। इसमें क्या होगा, स्ट्रीम का जो एक्शन होगा वो रिमूव करेगा इस डेब्रिस को, है कि नहीं, जो अब नीचे अक्यूमुलेट हो गई है। तो जैसे स्ट्रीम्स आएंगी, वाटर्स जो आएंगे, रिवर वाटर की जो स्ट्रीम्स होंगी, वो क्या करेगा, इन डेब्रिस को रिमूव करेगी। इससे क्या होगा, आप लोगों का स्लोप जो होगा मेंटेन करेगा कांस्टेंट ग्रेडियंट को। ऑब्वियस ही बात है, अभी तक क्या था कि कॉन्वेक्स बन रहा था, तो अब क्या बनेगा, कांस्टेंट ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। बैलेंस बिटवीन वेदरिंग सप्लाई एंड द ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी, इससे क्या होगा, वेदरिंग सप्लाई और ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी का बैलेंस के कारण ही तो ये चीजें होंगी कि मान लो अगर आप लोगों का वेदरिंग सप्लाई जो है वो कम हुई और ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हुई, तो क्या होगा, ये इसको और ज़्यादा हटा देगा।
और अगर आपकी वेदरिंग सप्लाई जो होगी वो ज़्यादा हुई और ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी कम हुई, दैट मीन्स उसका जो स्लोप होगा वो स्टीप हो जाएगा, है कि नहीं है। मतलब अगर आपकी वेदरिंग सप्लाई कम हुई और आपका ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी ज़्यादा हुई, दैट मीन्स आप लोगों की क्या होगी, वो जो स्लोप जो होगा वो कैसा होगा, आप लोगों का कम होता चला जाएगा, यहाँ से काटता चला जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, आप लोगों का स्लोप एंगल जो होगा वो कम होता चला जाएगा, है कि नहीं। और अगर आपकी वेदरिंग सप्लाई ज़्यादा हुई और ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी कम हुई, दैट मीन्स वहाँ पर अक्यूमुलेशन होता चला जाएगा। तो क्या होगा, आप लोगों का अक्यूमुलेशन होगा तो मेरा स्लोप एंगल इंक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो ढेर लगता चला जाएगा ना, वही चीज़ हो गई आप लोगों की। थर्ड इज स्लोप सेगमेंट। थर्ड इज स्लोप सेगमेंट, लोअर एग्रीगेशनल सेगमेंट्स, लोअर एग्रीगेशनल सेगमेंट्स हुआ, इसके कारण क्या हुआ, डेब्रिज जो होंगी अक्यूमुलेट होंगी और क्या होगा, जो फ्री फेज होगा उसको दबाने की कोशिश करेंगे। बरिंग मतलब उसको उसने उसके अंदर अंडर दबा लिया, ठीक है। अब देखो ये मेरा ये स्लोप है फ्री फेज वाला, यहाँ से मेरी डेब्रिज आई और यहाँ पे मेरे अक्यूमुलेट होती चली गई, तो इस चीज़ को इसके अंदर क्या हो गया, ये दब गया ना इसके अंदर, इतना मान लो ये वाली चीज़ थी तो इसके अंदर दब गई वो चीज़, तो बरिंग ऑफ द फ्री फेज। डेनुडेशनल सेगमेंट जो होगा, जिसको हम लोग स्लोप ऑफ द डेरिवेशन बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन स्लोप जिसको बोल सकते हैं, तो डेब्रिज जो होंगे वो एक्टिवली रिमूव किए जाएंगे किसके द्वारा, स्ट्रीम्स के द्वारा। डेब्रिज जो होंगी एक्टिवली रिमूव की जाएंगी स्ट्रीम्स के द्वारा। फर्दर अगर इवोल्यूशन करें इस चीज़ का, तो कांस्टेंट स्लोप जो होंगे, कांस्टेंट स्लोप प्रोफाइल जो होगी वो क्या होगी, सुमिटल कॉन्वेक्सिविटी, मतलब ऊपर का जो इलाका है, मतलब जो पीक जो है अपने लोगों का हिल स्लोप का पीक जो है वो क्या होता है, इस तरीके से सुमिटल कॉन्वेक्सिविटी होगी, प्लस रेक्टिलीनियर सेगमेंट, दैट मीन्स रेक्टिलीनियर सेगमेंट मतलब ये वाला कांस्टेंट सेगमेंट जिसको बोला था, और बेसल कॉन्वेक्टिविटी को कॉन्केविटी को, तो इस तरीके से आप लोगों का ये बनेगा। तो यही तो आप लोगों का कांस्टेंट स्लोप प्रोफाइल बनेगी। तो ये अपन लोगों ने क्या बना दिया, कांस्टेंट स्लोप प्रोफाइल बना दी। इस तरीके से आप लोगों का बनता है, ये तो मैंने आप लोगों को अलग अलग दिखा दी, इस तरीके से बनेगी। तो ये हो गई आप लोगों की कांस्टेंट स्लोप प्रोफाइल। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्वेक्सो रेक्टिलीनियर कॉनकेव स्लोप बनेगा। क्या बनेगा ये, कॉन्वेक्सो रेक्टिलीनियर कॉनकेव स्लोप। तो यही तो बना आप लोगों का कॉन्वेक्सो रेक्टिलीनियर कॉनकेव स्लोप, ये पूरा का पूरा बन गया, है कि नहीं है। तो समय के साथ साथ जो रेक्टिलीनियर स्लोप जो होगा ना वो डिसअपियर होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाली चीज मैंने बताई कि मेंटेन कर रहा है ना, तो ये वाला जो स्लोप है वो डिसअपियर होता चला जाएगा, क्योंकि जो फ्री फेस है वो बरी होता चला जाएगा किसके अंदर, डेब्रिस के अंदर। तो आप लोगों का बचेगा क्या, कॉन्वेक्सो कॉनकेव स्लोप। क्या बचेगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव स्लोप, इस तरीके से बचेगा। ये भी चीज हट जाएगी, ये इस तरीके से बन जाएगा, तो यहाँ पे भी रेक्टिलीनियर नहीं रहेगा। तो ये चीज बोल रहा है पूरा का पूरा स्लोप स्टेज इवोल्यूशन के बारे में। तो इस तरीके से आप हर स्टेज के ऊपर क्या करोगे, डायग्राम बना के आओगे कि भाई इस तरीके से पूरा तरीके से हट गया। तो ये सारी की सारी स्टेजेस आपको लिख के आनी है। ऐसे के ऐसे स्टेज आप लोगों को किंग और पेंग में भी लिख के आना, लेकिन हाँ उसमें इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, वो पूछेगा तो लिख के आना, और तरीका यही होगा पूछने का, ठीक है, आप लोगों को पता है। नाउ अब देखो नॉर्मली अब मैं डायग्राम अगर बना के दिखाऊंगा तो ये इस तरीके से डायग्राम है, मैंने नहीं बनाया, ये अपन लोगों के मैंने किस में से, बुक में से निकाला है, सविंदर सिंह की, ठीक है। तो उसके अंदर ये बना हुआ था। अब ये देखो, इसको भी आरजे स्मॉल ने 1970 में मॉडिफाई किया, स्लोप डेवलपमेंट ए वुड के अकॉर्डिंग ये था। तो देखो पहला क्या था, ये मेरा क्या हुआ, एक फ्री फेज था, यहाँ पर ये फ्री फेज है। अब जो फ्री फेज से अक्यूमुलेट होते जाएगा, पहले इनिशियल स्लोप क्या था, ये था, ये दिख रहा है, ये वाला है कि नहीं, ये सॉरी ये मेरा इनिशियल स्लोप था, वेट, ये मेरा इनिशियल स्लोप था। अब यहाँ से मेरा क्या हुआ, वेदरिंग होने के कारण यहाँ से टूटी चीज़ें और यहाँ पर नीचे अक्यूमुलेट हो गई। जो चीज़ें अक्यूमुलेट होंगी तो ये इस चीज़ को भरता जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, मेरा कांस्टेंट स्लोप बन गया, स्क्री बोलते हैं इसको। और तो ये क्या हो जाएगा, मेरा वेनिंग स्लोप हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे भर गया, ये बरीड कॉन्वेक्स स्लोप हो गया। ये देखो कॉन्वेक्स स्लोप था ना, ये कॉन्वेक्स स्लोप था, ये पूरा का पूरा दब गया इसके अंदर। तो अक्यूमुलेशन ऑफ द डेब्रिस, लेंथ ऑफ द फ्री फेस डिक्रीजेस, फ्री फेस की लेंथ जो होगी वो डिक्रीज होती चली जाएगी। सेकेंड स्टेज इज दिस, इसमें क्या हुआ, अग्रेडेशन हुआ इस चीज का। इस टाइम पे क्या हुआ, कांस्टेंट स्लोप जो हुआ डेनुडेशनल, इसमें क्या होगा, कोई भी डेब्री जो है वो रेस्ट नहीं कर सकती इस स्लोप के ऊपर। आपको पता है ये वाला जो स्लोप है ना, इसके ऊपर नहीं कर सकती, तो खिसक के आएगी, नीचे की तरफ आएगी। तो इसको अलग अलग प्रोफाइल बना दी। तो स्ट्रीम फ्रॉम द अप स्लोप रिमूव्स, तो ऊपर से जो होगी वो रिमूव हो जाएंगी, रिमूव्स ऑल द मटेरियल कमिंग फ्रॉम दी अप स्लोप, जो ऊपर से आ रहा है ना उस चीज को स्ट्रीम जो होगी रिमूव कर देंगी। ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन स्लोप, इस वाले स्लोप को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन स्लोप बोलते हैं। जो ए सी जो है,
ए सी जो है वो क्या है, सक्सेसिव पोजीशन ऑफ द रिट्रीटिंग फ्री फेस। समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट इज दिस वेनिंग स्लोप जो है नीचे वाला, ये हो गया वैक्सिंग स्लोप। तो मैंने जो स्लोप बनाए तो इस तरीके से मेरे स्लोप बनते आ रहे हैं, ये वेनिंग स्लोप, कांस्टेंट स्लोप और वैक्सिंग स्लोप, ये वाली चीज हो गई। तो क्या हो जाएगा, डिसअपियरेंस ऑफ द फ्री फेस। अब देखो पूरी तरीके से फ्री फेस जो हो गया वो डिसअपियर हो गया। तो लास्ट की जो मेरी स्टेज जो बन रही थी, ये वाली थर्ड वाली, ये वाली स्टेज, ये फोर्थ वाली स्टेज, तो ये वही तो बना है ये डायग्राम में। इसमें कहाँ है बताओ आपका फ्री फेस, ये पूरा जो फ्री फेस था ऐसा वो नहीं बचा ना। अब तो आपका क्या बन गया, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव बन गया। समझ में आ गया ना ये वाली बात। अब देखो मैकेनिज्म देखो इस चीज का, इक्विलिब्रियम कंसेप्ट आया इसके अंदर। एक तो क्या आया, इक्विलिब्रियम कंसेप्ट, मतलब रिमूवल ऑफ द मटेरियल बाय द स्ट्रीम इज इक्वल टू सप्लाई फ्रॉम द अप स्लोप वेदरिंग। मतलब जितने आप लोगों का मटेरियल स्ट्रीम से रिमूव हो रहा है उतना ही अपन लोगों का अप स्लोप से वेदरिंग वाले से सप्लाई से हो रहा है। ठीक है, तो अगर जो सप्लाई है वो आप लोगों की रिमूवल से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अग्रेडेशन हो जाएगा। याद रखना ये आपके कीवर्ड्स हैं, क्या है, कीवर्ड्स हैं। तो अग्रेडेशन हो जाएगा। अगर सप्लाई जो हो जाएगा अगर वो एक्सीड करेगा रिमूवल से तो क्या होगा, अग्रेडेशन होगा। अगर रिमूवल जो होगा एक्सीड करेगा सप्लाई से तो डेन्यूडेशन हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। दिस फीडबैक जो होगा बैलेंस करेगा, गिव्स द वुड्स मॉडल इट प्रोसेस रिस्पॉन्स कैरेक्टर्स, है कि नहीं है। नाउ कंपैरिजन अगर अपन करें, कंपैरिजन अगर करें सीधे सीधी बात, देखो अपन ने मैकेनिज्म भी देख लिया, अब क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। वही डेविस हैंक और डेविस पैंक किंग और हैक्से, है कि नहीं है। तो डेविस का जो अगर कंपैरिजन करोगे तो क्या हुआ, स्लोप डिक्लाइन, क्या हो रहा था, डेविस ने क्या बोला था कि जो स्लोप जो हो रहा है वो डिक्लाइन हो रहा है किसके द्वारा, इरोजन साइकिल के द्वारा। कौन सी थी, यूथ, मिच्योर और ओल्ड एज वाली। तो वुड ने इस चीज को रिजेक्ट किया, साइक्लिक वाली बात को और टाइम बाउंड स्टेजेस को। समझ में आया। पैंक ने बोला कि स्लोप जो होता है फॉर्म होता है, फॉर्म्स डिपेंड ऑन दी रिलेटिव डोमिनेंस, इससे रिलेटिव डोमिनेंस से फॉर्म होता है ऑफ अपलिफ्ट वर्सेस डेनुडेशन। वुड ने एम्फेसाइज किया लोकल प्रोसेस बैलेंस के ऊपर, है कि नहीं है। वुड ने एम्फेसाइज किया लोकल प्रोसेस बैलेंस के ऊपर। तो पैंक ने कहां पर इसको वो किया था, जो स्लोप जो पैंक ने बोला था कि स्लोप जो फॉर्म होता है वो डिपेंड करता है रिलेटिव डोमिनेंस के ऊपर ऑफ अपलिफ्ट वर्सेस डेनुडेशन में। वुड ने इसको एम्फेसाइज किया कि नहीं वो लोकल प्रोसेस बैलेंस रखता है। किंग ने क्या बोला कि पेडिप्लेनेशन के बारे में बोला और पैरेलल रिट्रीट ऑफ द स्लोप के बारे में बोला। सेम की सेम वुड ने भी यही बोला कि हाँ भाई वुड ये पेडिप्लेनेशन वाली बात है, बट वुड ने पूरा एक्सप्लेन किया मैकेनिज्म को डेब्रिस बैलेंस के कारण। तो अपन लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखा था कि किंग ने उसको पूरी तरीके से मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। डेब्रिस बैलेंस किससे होता है, हैक ने बोला डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात, ठीक है। तो जो वुड ने एंटिसिपेट किया इस आइडिया को विद द इक्विलिब्रियम स्लोप कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। नाउ एप्लीकेशंस देखो, आज के टाइम पे एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स देखो। चंबल का वेटलैंड जो है, अभी देखो इंडिया के अंदर चंबल वेटलैंड जो है वो कांस्टेंट स्लोप के बारे में बात करता है, जहां पर डेब्रिस जो है वो रिमूव हो रही है किसके द्वारा, स्ट्रीम्स के द्वारा। सेकेंड इज वेस्टर्न घाट एस्कार्पमेंट, फ्री फेज विद द डेब्रिस, मेंटल्ड लोअर स्लोप, फ्री फेज विद डेब्रिस, मेंटल्ड लोअर स्लोप। अपलेचियन स्लोप जो होते हैं यूएसए के, लॉन्ग टर्म रेक्टिलिनियर रिट्रीट के बारे में बात करता है। डेक्कन बेसाल्ट स्लोप जो होते हैं वो कॉन्वेक्स कॉनकेव स्लोप फॉर्म हो रहे हैं वहां पर। तो आप चाहो तो इनमें से कोई भी दो एग्जांपल दिमाग में रख सकते हो। वैसे तो इंटरनेशनल और एक नेशनल होना ही चाहिए आप लोगों के पास, और लोगों को याद भी रहता है कि भाई वेस्टर्न घाट एस्कार्पमेंट हो गया, डेक्कन बेसाल्ट स्लोप हो गया, चारों भी लिख के आओ तो बहुत अच्छी बात है। अब क्रिटिसिज्म क्या है इस चीज़ का, लिमिटेशंस क्या है भाई। सबसे पहले तो ये ओवर सिंप्लीफाइड है। इनने अज्यूम कर लिया कि जो स्ट्रीम्स है ना वो हमेशा ही कॉम्पिटेंट होती हैं रिमूव करने में डेब्रिस को। मतलब अगर बगल से कोई भी स्ट्रीम निकल रही होगी तो वो हमेशा उसको इरोड करेगी ही करेगी, मतलब डेब्रिस को रिमूव करेगी करेगी। तो भाई ऐसा तो है नहीं है कि कुछ करते हैं कुछ नहीं करती, किसी की स्पीड ज़्यादा होती है किसी की स्पीड कम होती है। सेकेंड इज इसने इग्नोर कर दिया क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी को, मतलब ह्यूमिड एरिड जितने भी चीज़ें थी उनका डिफरेंसेस भी इग्नोर मार दिया कि भाई ह्यूमिड कंडीशंस में ऐसा होगा, एरिड कंडीशंस में ऐसा होगा। तो क्लाइमेट पे इसने फोकस किया ही नहीं, ठीक है।
इसने लैक, इसके अंदर क्वांटिटेटिव बैकिंग जो थी वो नहीं थी, मतलब दैट मीन्स वो क्या है, मैथमेटिकल चीज़ें नहीं कर पा रहा था। मतलब आज के टाइम पे मॉडर्न प्रोसेस जो है जियोमॉर्फोलॉजी की, उसके अंदर अपन लोग क्वांटिटेटिव बात करते हैं, पूरा का पूरा कैलकुलेशन बता देते हैं किस तरीके से होगा क्या नहीं होगा, वो इस तरीके से इसने नहीं बता पाया। भाई स्टार्टिंग मॉडल है तो उस चीज़ की लिमिटेशंस तो आएंगी ना, कोई गलत बात तो है नहीं है। और इसने फुल तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जहाँ जो स्लोप जो डोमिनेट हो रहे हैं किसके द्वारा, मास मूवमेंट के द्वारा, वहाँ पर उसने नहीं बता पाया। तो लैंडस्लाइड जो है और सॉलिड फ्लक्चुएशन जो आ रहे हैं उससे वो हो गया। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है इस चीज़ का अपना, फर्स्ट मॉडल टू इंटीग्रेट वेदरिंग, है कि नहीं, ये पहला मॉडल था जिसने इंटीग्रेट किया वेदरिंग और ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को स्लोप स्टडी के अंदर। इससे पहले किसी ने भी इस चीज़ को इंटीग्रेट नहीं किया, क्योंकि ये बार बार यही तो बोला है कि भाई वेदरिंग होगी ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन होगा ना वेदरिंग और ट्रांसपोर्टेशन का, तो वो बताया। सेकेंड इज ब्रिज बिटवीन साइक्लिक मॉडल, मतलब डेविस पैंक और मॉडर्न इक्विलिब्रियम अप्रोच, हैक कोरले सिस्टम एनालिसिस, ठीक है। तो मतलब पहले के टाइम पे जो साइक्लिक मॉडल्स थे, क्योंकि डेविस और पैंक ने तो साइक्लिक की बात की थी, और आज के टाइम पे जो बोल रहे हैं ना लोग कि नहीं भाई ये तो अपना क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस में आ रहा है, तो इक्विलिब्रियम और जो अपन लोगों का साइक्लिक मॉडल है उसके बीच में भी तो कुछ होगा। इस चीज को लिंक कौन करेगा कि भाई ऐसे लिंक हो रहा है, एग्जैक्ट थोड़ी पहुंच जाओगे वहां से वहां तक, ये कंसेप्ट ही लिंक ही नहीं हो पाए। तो इन दोनों को लिंक करने का काम क्या कर रहा है अपना, क्या कुछ करेगा, वुड, ठीक है। आज के टाइम पे जो स्लोप एवोल्यूशन है ना, वो एक्सप्लेन किया जाता है किसके द्वारा, थ्रेशोल्ड, फीडबैक और प्रोसेस बैलेंस के द्वारा। ऑल आइडियाज हिंटेड एट द वुड्स मॉडल, है कि नहीं। नाउ कंक्लूजन देख लो, देखो कंक्लूजन मैंने क्या किया, दो तरीके से कर दिया, आप लोगों को कैसा भी लिखना है। ये वाला जो पार्ट है ना वो अलग तरीका हो गया, ये पार्ट जो है वो अलग तरीका होगा। ऐसा मत करना कि दोनों दोनों साथ में लिखा हो, आप लोगों के आंसर के फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से फ्लो बना रहे हो। तो कंक्लूजन में वुड का जो स्लोप एवोल्यूशन थ्योरी है, जो बैलेंस करती है किसको, बैलेंस कंप्रोमाइज करती है किसको, डेविस और पेंक को, बाय स्ट्रेसिंग द स्लोप रिप्लेसमेंट एंड डेनुटेशनल कांस्टेंट स्लोप। ये प्रोवाइड करता है प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क फॉर द अंडरस्टैंडिंग रियल वर्ल्ड स्लोप्स को। इसके आइडियाज जो हैं वो रिमेन करते हैं सिग्निफिकेंट इन द एरिड एंड सेमी एरिड जियोमॉर्फोलॉजी को, जहाँ पर स्लोप सेगमेंट जो है वो क्लियरली विजिबल होते हैं, थर्ड डिजिट पेजिमेंट्स होते हैं, सदर्न साउथ अफ्रीका एस्कार्पमेंट होते हैं। नाउ वुड मॉडल जो है मार्क होता है किसके द्वारा, पैराडाइम शिफ्ट, मार्क करता है पैराडाइम शिफ्ट को, कहाँ से, साइक्लिक से लेके, टाइम ड्रिवन से लेके, जियोमॉर्फोलॉजी से लेकर डायनेमिक्स, प्रोसेस रिस्पॉन्स, इक्विलिब्रियम ओरिएंटेड फ्रेमवर्क, मतलब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है ना। तो वही है कि इसने क्या किया, वुड के मॉडल ने साइक्लिक टाइम ड्रिवन जियोमॉर्फोलॉजी से शिफ्ट कर दिया इस चीज को, कहां पर, डायनामिक प्रोसेस के ऊपर, रिस्पॉन्स के ऊपर, इक्विलिब्रियम ओरिएंटेड फ्रेमवर्क के ऊपर। दो सिंप्लीफाइड है, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड है। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न स्लोप सिस्टम स्टडीज वेयर द स्लोप्स आर सीन एज द इवॉल्विंग थ्रू द कॉन्स्टेंट एडजस्टमेंट बिटवीन द वेदरिंग, ट्रांसपोर्ट एंड द एंड फॉर्म। समझ में आया ना। हैक का डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है मॉडल जो है 1960s का, उसके बारे में पढ़ते हैं। अभी तक अपन ने क्या देखा, वुड का देखिए, अब अपन देखेंगे हैक का डायनामिक इक्विलिब्रियम मॉडल। अब देखो ये मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं किया है क्योंकि इसका बिल्कुल भी फोकस नहीं है एग्जामिनर का, बट अगर आ भी जाता है तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, और अगर 20 मार्क्स का भी आएगा तो आप क्या करोगे, लिंक कर दोगे सारे के सारे पुराने से और इस वाली चीज़ को भी डाल देना। तो ये मेरा जितना भी मैंने मटेरियल रखा है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 से 20 मार्क्स आपको आराम से दिलवा देंगे, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस मॉडल को। नाउ अब जो डायग्राम्स है, मैंने इसके अंदर क्या डायग्राम्स नहीं बनाए हैं, तो आप क्या करोगे, जैसे जैसे अपन लोग बढ़ते चले जाएंगे तो जो बोलता जा रहा है आप उस चीज़ का डायग्राम बनाते जाओगे। समझ में आया ना। तो अपन लोगों को हैक का इस तरीके से टैकल करना है। तो देखो हैक को सबसे पहले, ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम मॉडल है वो किसने किया था, जेटी हैक ने 1960s में इसको इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक अल्टरनेटिव है किसका, डेविस साइकिल ऑफ इरोजन और पेंक स्लोप रिप्लेसमेंट का। वही बुल वाली बात है, उसको और ज्यादा इसने मॉडिफाई कर दिया। हैक ने आर्ग्यू किया कि जो स्लोप है और लैंडफॉर्म है वो कभी भी फिक्स्ड स्टेज से क्या करते हैं, पास नहीं करते हैं, बट मेंटेन करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम को, किसमें, अपलिफ्ट, डेन्यूडेशन और इरोजनल प्रोसेस को। ये जो क्या करता है, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन लेके आया जियोमॉर्फोलॉजी में और शिफ्ट किया फोकस कहाँ से, हिस्टोरिक सीक्वेंस से लेके अब क्या किया, प्रोसेस रिस्पॉन्स अप्रोच की तरफ इसने पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया। समझ में आई ना। कोर प्रीमाइस ऑफ द मॉडल। अब देखो
सबसे पहले क्या इस मॉडल में क्या आपको मिला, सबसे पहले प्रोसेस जो फॉर्म बैलेंस जो है, प्रोसेस फॉर्म बैलेंस है, उसके बारे में बात करी। स्लोप जो है इवॉल्व होते हैं कहाँ से, टू अ फॉर्म दैट मैचेस द इंटेंसिटी ऑफ द जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जैसे रनिंग वाटर, मास वेस्टिंग और वेदरिंग, है कि नहीं। स्लोप जो होते हैं इवॉल्व होते हैं टू फॉर्म, रिवॉल्व होता है टू फॉर्म दैट मैचेस द इंटेंसिटी ऑफ द जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अब देखो कैसे, कोई स्लोप है मान लो, मैं अभी बिल्कुल सीधा सीधा बता रहा हूं। अब मान लो अगर किसी भी जियोमॉर्फिक प्रोसेस की इंटेंसिटी जितनी होगी, जैसे रनिंग वाटर, मान लो यहां से मैंने एक रनिंग वाटर जा रहा है, तो अगर ये मेरा स्लो चला तो ये उसके अकॉर्डिंग ही तो फॉर्म होगा। मास वेस्टिंग अगर स्लो हुई या तेज हुई, वेदरिंग कैसी भी हुई, तो इन तीनों फैक्टर्स पे भी तो डिपेंड करेगा कि स्लोप मेरा कैसा होगा। तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करेगा। तो इंटेंसिटी जियोमॉर्फिक प्रोसेस की कैसी है, उस हिसाब से जो मेरा जो स्लोप का जो इवोल्यूशन होगा वो उस तरीके से फॉर्म होगा। तो लैंडफॉर्म जो होगा वो कंटिन्यूअसली एडजस्ट करेगा, मेंटेन करेगा क्या, इक्विलिब्रियम को। ऑब्वियस सी बात है, क्यों, क्योंकि जो हम लोगों की जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है उस पर ही तो डिपेंड करेगी ना कि कितना काटेगा, किस एंगल से काटेगा, इसी को तो उसी चीज को वो इक्विलिब्रियम करेगा। दैट मीन्स जैसा देश वैसा बेस, याद रखना, जैसा देश वैसा बेस। नाउ नो सिक्वेंशियल स्टेजेस, कोई भी सिक्वेंशियल स्टेजेस की बात नहीं कर रहा है। जैसे डेविस ने यूथ, मेच्योर और ओल्ड स्टेज की बात करी, हैक ने बोला कि नहीं, जो सारी की सारी जो स्टेजेस हैं वो को एग्जिस्ट कर दी है। यही तो आपका प्रैक्टिकल और है ना बात, कि जो को एग्जिस्ट कर रही है। आज के टाइम पे भी तो यही बोला जा रहा है ना कि नहीं भाई ये सब चीजें स्टेजेस एक साथ ही होती हैं। तो लैंडस्केप कभी भी एज पर जो कभी भी बूढ़ा नहीं होता है, एज नहीं होता है, बट स्टेज बैलेंस अंडर द कांस्टेंट प्रोसेस। हर जो कांस्टेंट जो प्रोसेस चल रही है ना उस पर वो बैलेंस होता रहता है। ऐसा नहीं है कि समय के साथ साथ यंग, मेच्योर और ओल्ड वाली स्टेज आ जाए, मतलब समय का जाना इफेक्ट नहीं पड़ता है इस चीज पे। डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात की इनने क्या बोला कि जब डेन्यूडेशन लगभग अपलिफ्टमेंट के इक्वल हो जाता है तो रिलेटिव रिलीफ जो होगा वो मेंटेन हो जाएगा। लैंडफॉर्म जो होंगे वो अचीव करेंगे क्या, स्टडी स्टेट को, डिस्पाइट कंटिन्यूअस चेंज, चाहे कंटिन्यूअस चेंज होता रहे लेकिन स्टडी स्टेट को करने की कोशिश करेंगे पूरी के पूरे, और एक बार वो अचीव भी कर लेंगे। ये किसने बोला, आप लोगों के हैक ने बोला। अगला है स्लोप इवोल्यूशन। स्लोप इवॉल्व कैसे होंगे, स्लोप डेवलप जो होंगे कैसे होंगे, कॉनकेव कॉन्वेक्स प्रोफाइल, वही वाली बात, इस तरीके से प्रोफाइल बन जाएगी। कॉन्वेक्स सुमिट जो होंगे, सुमिट तो कॉन्वेक्स हो गए, स्ट्रेट रेक्टिलिनियर स्लोप हो गया, ये बन गया आप लोगों का स्ट्रेट रेक्टिलिनियर स्लोप, और कॉनकेव बेस बन गया, ये बन गया कॉनकेव बेस। ये जो स्लोप होंगे वो हमेशा रिमेन रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे इन फॉर्म ऑफ इवन वाइल मटेरियल शिफ्ट डाउन। चाहे मेरा मटेरियल नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए वेदरिंग होने के बाद, लेकिन फिर भी मेरा जो स्लोप होगा वो ऐसा ही दिखाई देगा, है कि नहीं है, कांस्टेंट रहने वाला है। समझ में आने वाली बात। अब देखो इसके क्रिटिसिज्म क्या है, मतलब स्ट्रेंथ क्या है, लिमिटेशंस क्या है, वो देख लो एक बार, क्योंकि अगर पूछेगा तो इस तरीके से ही पूछ सकता है। तीन तीन बहुत है आप लोगों को। नाउ इनने इंट्रोड्यूस किया स्ट्रेंथ, देखो इंट्रोड्यूस किया प्रोसेस बेस्ड क्वांटिटेटिव अप्रोच, जो कि लिंक कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म विद द ऑनगोइंग प्रोसेस, है कि नहीं। अगला है मोर रियलिस्टिक है, जो टाइम बाउंड डिवीजन मॉडल जो है ना उससे जाना बहुत ज़्यादा ये रियलिस्टिक है, जो कि एक्सप्लेन कर रहा है मॉडर्न एक्टिव लैंडस्केप को। यूजफुल है एक्सप्लेन करने में किसको, फ्लूवियल सिस्टम एडजस्टमेंट को, स्लोप हाइड्रोलॉजी को और अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी को, इरोजन मैनेजमेंट ऑफ स्लोप और स्लोप स्टेबिलिटी को। लिमिटेशंस अगर लगाएं तो क्या होगा, वर्क्स बेस्ट फॉर द ह्यूमिड टेम्परेट रीजन, ये बिल्कुल ह्यूमिड और टेम्परेट रीजन के लिए सबसे बेस्ट है। अपलेचियन लेस यूनिवर्सल इन द एरिड टेक्टोनिक जोन्स, लेस यूनिवर्सल है एरिड टेक्टोनिक जोन्स के लिए। अंडर एस्टिमेट एपिसोडिक इवेंट्स लाइक लैंडस्लाइड, अर्थक्विक और द क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशंस, मतलब ये अंडर एस्टिमेट करता है किसको, एपिसोडिक इवेंट्स को, जो कि लैंडस्लाइड है, अर्थक्विक है, इनके ऊपर इसने फोकस किया ही नहीं। तो ये कितना बड़ा लिमिटेशंस हो गया, समझ में आया ना। नेक्स्ट इज क्रिटिक आर्ग्यू दैट द लैंडस्केप में नेवर रीच टू द परफेक्ट इक्विलिब्रियम। भाई क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि भाई ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंचेगा, मैं बोल दिया ना नहीं पहुंचेगा, तो भाई ये भी तो सबसे बड़ी बात है। नाउ बस फॉर द अपलीचियन, बस बेस्ट फॉर द अपलीचियन लेस यूनिवर्सल एरिड टेक्टोनिक जोन। नाउ एग्जांपल्स अगर देखेंगे तो अपलीचियन माउंटेन्स के एग्जांपल देख लो, अरावली हिल्स के एग्जांपल देख लो और हिमालयन वैली के एग्जांपल देख लो।
अपलेचियन माउंटेन जो यूएसए है, हैक ओरिजिनेट स्टडी लॉन्ग टर्म बैलेंस बिटवीन द अपलिफ्ट एंड द डेनुडेशन। अरावली हिल्स की अगर मैं बात करें तो एंशियंट लैंड मास स्लोप इन द इक्विलिब्रियम सो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स फॉर्म्स। हिमालयन वैली की बात कर लो, यंग टेक्टोनिक एक्टिविटी की बात कर रहा है। समझ में आई ना ये वाली बात? नॉर्मली 3 एग्जांपल्स बहुत है इस चीज़ के लिए, बस इतना ही मोर देन इनफ है अपना हैक को समझने के लिए। बहुत है अपना, ज़्यादा से ज़्यादा कितने वर्ड लिख लोगे? 3 से 4 पेज भरने होते हैं, अगर 20 नंबर का भी आया तो बहुत है अपना 20 नंबर में भरने के लिए। बाकी के आप डायग्राम्स उसमें बना ही दोगे, जिस तरीके से मैंने प्रोफाइल्स बताई हैं, फ्लो चार्ट्स बता रहे हैं, ये फ्लो चार्ट्स ही तो है साथ में नीचे नीचे, तो ये चीज़ें हो गई। अब एक देखो, सॉरी अब एक चीज़ देखो कि जो नॉलेज, एक क्वेश्चन आया था बड़ा मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन था। उसने क्या था, मैक्सिमम लिमिटेशंस पूछ ली थी, क्योंकि हम लोग स्लोप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, स्लोप एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसने इतना कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया। मतलब जो अपनी जो फील्ड एप्लीकेशंस है ना स्लोप मैनेजमेंट की, उसके ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो एग्जामिनर ने ये चीज़ पूछ लिया था कि नॉलेज ऑफ द स्लोप एनालिसिस एंड इट्स लिमिटेड फील्ड एप्लीकेशन इन द स्लोप मैनेजमेंट होती है, इसको एक्सप्लेन करो। तो इसका मैंने इसका आंसर लिख दिया, PYQ के अकॉर्डिंग है ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो उसका अपन आंसर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक अपन ने जितने भी थे सारी थ्योरीज देख ली, वो देख ली, लिंक कर लिया। जब एग्जाम में इस तरीके के अगर क्वेश्चन आया तो हम लोग उसको किस तरीके से टैकल करेंगे, ये एक सिंपल आंसर मैंने इस टाइप का बना दिया। तो इंट्रोडक्शन क्या लिखोगे कि स्लोप एनालिसिस जो है ना वो क्लासिकल थीम है किसके अंदर, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर, जिसमें अपन लोग डेविस, पेंग, किंग और बाद में अपन वुड और हैक को भी स्टडी कर चुके हैं। ये इन्वॉल्व करती है स्टडी ऑफ द स्लोप फॉर्म, प्रोसेस, इवोल्यूशंस थ्रू द स्टेज ऑफ द कॉन्वेक्स, रेक्टिलिनियर, कॉन्केव वाले से, while it proves the theoretical understanding of the landscape development, it directed field application in the slope management remain limited। ऑब्वियस ही बात है। तो इस तरीके का ये डायग्राम बना देना, इस ये वाला यहाँ पर, ये इंट्रोडक्शन हो गया। समझ में आया ना? पॉज करके आप डायरेक्ट इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हो, वही चीज़ें जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताई। नेक्स्ट आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा स्लोप एनालिसिस का कोर आइडिया लिख दोगे। पेज भरने हैं ना आपको तो वहाँ पे एग्जाम के अंदर, तो डेविस का, पेंग का, किंग का, वुड का मॉडर्न अप्रोचेस देख लो। अब देखो सबके वो लिख दे, डेविस ने 1899 में दिया था, पेंग ने 94 में, किंग ने 53 में, वुड ने 42 में। ऐसे ही आप लोगों का कॉर्ले, हैक ने दिए। स्लोप डिक्लाइन ऑफ द इरोजन, स्लोप डेवलपमेंट एज अ फंक्शन ऑफ द अपलिफ्टमेंट वर्सेस डेनुडेशन। किंग ने पैरेलल रिट्रीट की बात करी, वुड ने प्रोसेस रिस्पॉन्स की बात करी। मॉडर्न अप्रोचेस जो कॉर्ले और हैक ने जो बात करी है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करी है, सिस्टम मॉडल की बात करी है। तो ये जो मॉडल है एम्फसाइज करते हैं लॉन्ग टर्म जियोमॉर्फिक एवोल्यूशन के ऊपर, ये शॉर्ट टर्म के ऊपर तो बात ही नहीं कर रहे, शॉर्ट टर्म स्लोप स्टेबिलिटी के बारे में या फिर इंजीनियरिंग डिजाइन के बारे में, है कि नहीं है? तो फील्ड एप्लीकेशन जो है स्लोप मैनेजमेंट की अपन जो इतना पढ़ रहे हैं वो कहाँ पर होंगे? स्लोप मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रैक्टिकल हैंडलिंग ऑफ द स्लोप। किसका? प्रैक्टिकल हैंडलिंग ऑफ द स्लोप फॉर द ह्यूमन प्रोसेस, है कि नहीं है? तो इरोजन कंट्रोल, अब देखो क्या हो गया, इरोजन कंट्रोल में इसकी हेल्प मिल सकती है एप्लीकेशन। ये क्या होता है, आप लोगों को जो डैम्स होते हैं, टेरेसिंग होती है, काउंटर बाउंडिंग होती है, उसको चेक कर सकते हैं। हजार्ड प्रिवेंशन में इसकी हेल्प मिल सकती है, लैंडस्लाइड, रॉक फॉल, डेब्रिस फ्लो। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में इसकी हेल्प मिलेगी, रोड बनाना है, रिजर्वायर बनाना है, अर्बन स्लोप बनाना है, स्टेबलाइजेशन करना है इसकी। तो जब तक आप लोगों को स्लोप का मैनेजमेंट ही नहीं पता, स्लोप के बारे में पता ही नहीं होगा, तो आप उसको मैनेज कैसे करोगे? नाउ जो स्लोप एनालिसिस के पास में कुछ तो रोल होगा ही होगा। इससे क्या होगा, स्लोप एनालिसिस करने से आप लोगों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी स्लोप फॉर्म को, जैसे कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव वर्सेस रेक्टिलिनियर स्लोप देख लोगे। अंडरस्टैंड करने में मदद करेगी इरोजन को कि प्रोन सेगमेंट्स होंगे, डेनुडेशन वर्सेस एग्रेशन स्लोप होगा। क्लासिफाई करने में हेल्प मिलेगी स्लोप को किसके, लैंड यूज प्लानिंग में, या आप हेल्प कर पाओगे इस चीज़ से, है कि नहीं है? नाउ अब लिमिटेशंस देख लो कि कितनी लिमिटेशंस है। टाइम, सबसे पहली बात है टाइम स्किल मिसमैच हो रहा है पहली बात। तो जियोमॉर्फिकल स्लोप जो होते हैं, मॉडल जो होते हैं, वह किस पे करते हैं, मिलेनियल टाइम स्केल पे करते हैं। बट स्लो मैनेजमेंट जो होता है वो डिकेडल या फिर इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए उसके लिए अपन लोगों को, क्योंकि हो सकता है कि आपका इरोजन बहुत स्पीड से हो रहा हो, नहीं हो रहा, तो अपन लोगों को देखना पड़ेगा ना कि भाई कितने साल चलेगा ये वाला स्लोप, कितने दिन तक टिका रहेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि टाइम स्किल मिसमैच हो रही है। ओवर जनरलाइजेशन हो गया पहली बात, तो मॉडल ने एज्यूम कर लिया आइडियलाइज स्लोप को, जैसे फ्री फेस सीधा बोल दिया तो अपन लोग फ्री फेस ऐसा बता दिया, कांस्टेंट स्लोप के बारे में बोल दिया तो कांस्टेंट स्लोप बन गया। विच रेयरली एग्जिस्ट इन द कॉम्प्लेक्स रियल टेरेन, वो बहुत कम ही है। तो ऐसा होता है रियल टेरेन में आप लोगों का स्लोप कैसा होगा, इस तरीके से बनेगा मान लो पड़ा। तो अब इसमें क्या हुआ, इस तरीके से बन गया। अगर इसी छोटे से स्लोप के अंदर भी तो इस तरीके से हो सकता है कि नहीं? तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है।
तो सबसे बड़ी बात उसने ओवर सिंप्लीफाई कर दिया, ओवर जनरलाइज कर दिया है। थर्ड इज निगलेक्ट ऑफ द लोकल फैक्टर। ये अपन लोग जब स्लोप मैनेजमेंट, स्लोप की जब स्टडी करते हैं तो हम लोग लोकल फैक्टर को निगलेक्ट कर देते हैं, जैसे सॉइल टाइप, रेनफॉल इंटेंसिटी, वेजिटेशन कवर, एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस मिसिंग इन द क्लासिकल मॉडल्स। उन्होंने क्या किया, एक जगह का देख लिया बस हो गया भाई ये वाला स्लोप होता है, लेकिन हर जगह पर सॉइल टाइप, रेनफॉल इंटेंसिटी, वेजिटेशन कवर ये सब अलग अलग होते हैं, तो वही चीज़ हो गई। नेक्स्ट इज लैक ऑफ क्वांटिटेटिव प्रिसीजन। भाई पहली बात तो क्वांटिटेटिव बात ही बहुत कम की है इन लोगों ने, ना स्लोप एंगल ज़्यादा निकाला है। अपन लोगों ने पेंग का मॉडल देखा था, किंग का मॉडल देखा था, निकाला था ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कर लिए थे, लेकिन एग्जैक्ट प्रिसाइज तरीके से नहीं कर पाए थे। तो अर्ली स्लोप थ्योरी जो थी ना, जो कि डिस्क्रिप्टिव थी, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव थी, विद अ लिटिल प्रिडिक्टिव पावर थी, जिसके अंदर लैंडस्लाइड की प्रोबेबिलिटी और इरोजन रेट्स। आज के टाइम पे तो काफ़ी हो गया, लेकिन पुरानी वाली बहुत ज़्यादा प्रिसीजन बहुत कम हो गया। रीजनल वेरिएशन जो थी वो इग्नोर मार दी थी। स्लोप जो जैसे कि ह्यूमिड ट्रॉपिक्स में है, वेस्टर्न घाट की अगर एग्जांपल लो, बिहेव्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एरिड वैलेंस, जैसे अपना चंबल के अंदर है। लेकिन ये मॉडल जो है ना, इसको भी जनरलाइज कर देता है। भाई अपन लोगों ने अगर वो किया कि भाई इस तरीके से मेरा बनेगा, तो आप लोगों ने ये तो देखो कि ह्यूमिड कंडीशंस में भी अलग टाइप से बिहेव करेगा। आप लोगों का जो एरिड जो कंडीशन है वहाँ पर भी अलग टाइप से बिहेव करेगा। तभी तो आप लोगों की जो मॉडर्न जो फिलोसफी आई है, मॉडर्न थ्योरीज जो आई हैं, हैक की, वुड की, अभी हम वही तो बात कर रहे थे ना कि जैसा देश वैसा वेश, तो वो अपन लोगों ने हैक में देख लिया था। तो इस तरीके से अपन लोगों का ये अपडेट होता चला गया, लेकिन अभी भी थोड़ी सी कमियां हैं, तो वो अपन लोग धीरे धीरे कंप्लीट होते जा रही है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी। अब एग्जांपल्स देख लो इसी चीज़ के अंदर, यही हिमालय में अपन लोगों ने देखा कि स्लोप एनालिसिस क्या हेल्प कर रही है, अपन लोगों को क्लासीफाई करने में हेल्प कर रही है, इरोजन प्रोन वैली, बट इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट रियरली मोर ऑन द रॉक मैकेनिज्म, रेनफॉल डाटा, जीआईएस बेस्ड हजार्ड मैपिंग। वेस्टर्न घाट की अगर बात करें तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव स्लोप आइडेंटिफाइड, बट स्टेबलाइजेशन यूजेस बायो इंजीनियरिंग, रिटेनिंग द वॉल्स, नॉट जियोमॉर्फिक थ्योरी, है कि नहीं है। अर्बन स्लोप की अगर बात करें, मुंबई लैंडस्लाइड की देखो एग्जांपल, रिक्वायर्स माइक्रो लेवल ड्रेनेज एंड द सॉइल स्टेबलाइजेशन बियॉन्ड द स्लोप एवोल्यूशन मॉडल। ऑब्वियस सी बात है, तो इसके एग्जांपल्स हो गए। समझ में आया। ये अपन लोगों का जितना भी स्लोप का था, जितना भी अपन को पढ़ना था, वो सब चीज़ें अपन लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अपन लोग क्या करेंगे, फ्लो चार्ट। अब होमवर्क है आप लोगों का कि जितना देखो मैंने इसमें फ्लो चार्ट और जो डायग्राम्स है एग्जैक्ट तो डायरेक्ट नहीं बनाया है, हाथों से बनाया है। तो आप लोग इसमें क्या करोगे, फ्लो चार्ट बनाओ, मैप्स बनाओ और डायग्राम बनाओ। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं होमवर्क लास्ट पे देता हूँ, वो करें कि नहीं करें, नहीं, आप लोगों को करना है, ठीक है। ये आप लोगों को क्या है, PYQ। देखो ये वाला का आंसर मैं लिखवा ही चुका हूँ, आप ट्राई करो और ज़्यादा लिख सको तो इस चीज़ को, ठीक है। ये हो गए, ये वाला आप क्वेश्चन लिख के देखो, तो कम से कम 2 क्वेश्चन के तो आंसर लिखो एक टॉपिक के ऊपर, और आप उसका नोट्स में ही छाप लो उस नोट्स को। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं, तो आप मुझे मेल करो डायरेक्ट, मेरा भाई ईमेल एड्रेस जो है मेरे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा चैनल के, जो भी है आप मेल करो मुझे डायरेक्ट, मैं आपको आंसर दे दूंगा। क्यों, आप उस चीज़ में आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना नॉर्मली, भाई अगर निकालना है तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा, सॉरी मैंने ये वाली स्लाइड चेंज ही नहीं कर पाई, 18 टॉपिक होगा अपन लोगों का, और अपन लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपन लोग अपना चैनल मॉर्फोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगी, चैनल मॉर्फोलॉजी। अब उसमें भी आप सोचोगे कि मैं आप लोगों को रिवर्स के बारे में बताऊंगा, मीएंडरिंग के बारे में बताऊंगा, द आंसर इज नो। समझ में आया। मैं सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपन लोग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो चैनल मॉर्फोलॉजी के कारण जिस तरीके से लैंडफॉर्म डेवलप होता है, जो अपने PYQ में पूछे गए हैं उस बेस पर अपन लोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि PYQ के आंसर, मतलब PYQ देख लो उसका आंसर कर रहे हैं, नहीं, वो ट्रेंड जिस तरीके से फॉलो हो रहा है अपन लोगों का, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ वही करेंगे, उसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और पूरा का पूरा अपना एग्जाम ओरिएंटेड होगा, कोई ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं, ओवरलोड ऑफ द इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। अपन लोगों का नेक्स्ट लास्ट स्लाइड पे, थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू। जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर करो आसपास के लोगों को, जो लोग भी कर रहे हैं आप लोगों का ज्योग्राफी ऑप्शनल। अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग जब लास्ट पे आ गए, दैट मीन्स आप लोगों को ये थोड़ा बहुत तो वैल्यूएबल लग रहा होगा। मैं नहीं बोलता कि आप लोगों को मैं 100% तैयारी कर रहा हूँ, अगर मैं आप लोगों की तैयारी में 1% भी कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर करो इस चीज़ को। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।